नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन चैनल अनअकैडमी पर। और भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन चैनल अनअकैडमी के यूपी एग्ज़ाम पे हैं और शाम को 3 बज चुके हैं दोस्तों। और समय है आपका ज्योग्राफी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का सेशन का। और ज्योग्राफी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के सेशन में हम लोग बात कर रहे हैं ज्योग्राफी के उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। और उम्मीद करते हैं कि आपकी आगामी परीक्षाओं में ये प्रश्न जो हैं वो आ सकते हैं। तो फटाफट सभी लोग ऑनलाइन आ जाइए, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए कि वो भी क्लासेस को ज्वाइन कर लें। और ये जो पेपर जो मैं आपके साथ क्वेश्चंस लेकर आया हूँ दोस्तों, ये ज्योग्राफी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। एनसीईआरटी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है और प्रीलिम्स टारगेटेड है दोस्तों। मेरा नाम अनूप उपाध्याय है, मैं आपका मेंटर और कोच हूँ सिविल सर्विस एग्जाम्स के लिए। मोर देन 6 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस हो चुका मुझे ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, इकोलॉजी एंड करंट अफेयर्स। मेंटर 50,000 प्लस स्टूडेंट और सिलेक्शन 300 प्लस, ये अभी तक के आंकड़े हैं। इसके अलावा हम बात करें दोस्तों, तो आपने टेलीग्राम का चैनल अगर नहीं ज्वाइन किया जिसका नाम है अनअकैडमी यूपी एग्जाम, तो फटाफट टेलीग्राम चैनल अनअकैडमी यूपी एग्जाम को ज्वाइन कर लीजिए, जहां क्लासेस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते हैं, ठीक है ना। तो फटाफट आप लोग ज्वाइन कर लीजिए अनअकैडमी यूपी एग्जाम चैनल को, ठीक है, जहां क्लासेस के नोटिफिकेशंस आपको मिलेंगे, जिससे आपकी कोई भी क्लास जो है वो मिस ना हो, ठीक। इसके अलावा बात करें दोस्तों, तो अनअकैडमी का भी सब्सक्रिप्शन नहीं लिया तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपके मोबाइल में अनअकैडमी लर्निंग ऐप नहीं है तो डाउनलोड कर लीजिए गूगल के प्ले स्टोर पे जाके अनअकैडमी लर्निंग ऐप, और चूज़ कर लीजिए अपने गोल को। गोल क्या है? यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी। तो अपने गोल को चूज़ कीजिए। चूज़ करने के बाद गेट सब्सक्रिप्शन पर टिक कीजिए, और गेट सब्सक्रिप्शन में टिक करने के बाद आपको क्या होगा, फी स्ट्रक्चर आएगा 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ। वो आपसे पूछना चाहेगा भैया अनअकैडमी में कितने दिन तक जुड़ना चाहते हो, तो आप कहिए हमें चाहिए सिलेक्शन, तो हम जुड़ेंगे 12 से 24 महीने। और इस 12 से 24 महीने के अंतर्गत हमें सिलेक्शन जो चाहिए, सिलेक्शन हमें पूरा लेना है। 12 महीने का फ़ी जो आपसे मांगेगा वो 7,000, और 24 महीने का फ़ी जो मांगेगा 8,400। लेकिन इतना आपको देना नहीं है। आपको क्या करना है, फटाक से कोड यूज कर लेना है, और इस कोड के माध्यम से आपको मिल जाएगा डिस्काउंट। कोड क्या है? अनूप 10। जैसे ये कोड आप यूज करोगे तो लिखेगा ऑसम अनूप 10 कोड अप्लाई। वो पूछेगा आपसे हैव अ रेफरल कोड, क्या आपके पास रेफरल कोड है? तो तुरंत लगाइए और तुरंत आपके फी में 10% ऑफ हो जाएगा। पेमेंट आप डेबिट, क्रेडिट और यूपीआई के माध्यम से कर सकते हैं दोस्तों। और आपका इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी का, इसका फायदा उठाइए। प्लस की क्लासेस क्यों ज्वाइन करें? तो प्लस के फायदे क्या है? लर्न लाइव फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम, अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्स, टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया, on one platform, executive coverage of syllabus, complete exam preparation, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस, लाइव टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल्स पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेंगे, आंसर राइटिंग सेशंस और मेंटरशिप गाइडेंस प्रोग्राम। इतने सारी सुविधाएं आपको हैं इस प्लस क्लासेस में। कुल मिला के बात कहें तो सिलेक्शन के लिए जो आवश्यक है वो सारी की सारी सुविधाएं आपको प्लस क्लास। क्या आवश्यक है? कोरोना के काल में घर बैठे बैठे इंडिया के टॉप एजुकेटर के द्वारा आपको गाइडेंस मिल रहा है। दूसरी आवश्यकता क्या है? दूसरी आवश्यकता है कि आपको क्या मिले कि एक ही क्लास जिसमें अगर आपको डाउट हो तो आप बार बार उस क्लास को देख सकें। कोई ये ना हो कि भैया 2 बार, 3 बार, 4 बार नहीं, अनलिमिटेड टाइप्स, यानी कि डाउट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तीसरा हम बात करें कि पूरा सिलेबस, कई जगह क्या होता है सिलेबस कवर नहीं होता, तो पूरा सिलेबस कवर, कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन। ये नहीं कि हम केवल प्रीलिम्स की तैयारी कराते हैं, है ना, हम कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन कराते हैं। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, ऑप्शनल, टेस्ट सीरीज, ठीक है ना, मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, ठीक है, स्टडी मटेरियल भी हम देते हैं, टेस्ट सीरीज भी लाइव होगा, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस भी होगा, और मेंटरशिप गाइडेंस प्रोग्राम भी होगा। कहाँ? प्लस पे, ठीक है। तो इन सारे लाभ को आपको फायदा उठाना है। इसके अलावा हम बात करें दोस्तों, तो पीसीएस अभ्यास करके रोज रात को 10 बजे, यानी सोमवार से शुक्रवार रात को 10 बजे आरओ एआरओ लेखपाल यूपीपीएससी प्रीलिम्स, यूपी ट्रिपल एससी, लोअर पीसीएस एग्जाम्स के लिए होता है। इसका भी आप लाभ उठाइए। यूपीपीसीएस स्कॉलरशिप टेस्ट है, इसका भी लाभ उठाइए। प्रगति करके आरओ के लिए प्रीलिम्स टारगेटेड बैच 28 अप्रैल से चल रहा है, इसका लाभ उठाइए। यूपीपीएससी अपर सबऑर्डिनेट फाउंडेशन बैच जो है वो 22 अप्रैल से चल रहा है, इसका आप लाभ उठाइए। इसके अलावा हम बात करें दोस्तों, तो यूपीपीएससी अपर सबऑर्डिनेट, लोअर पीसीएस, आरओ, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी पेट, लेखपाल बी और ऑप्शनल कोर्स, सभी फायदे आपको मिलेंगे यूपीपीएससी पर। और कोड क्या यूज करना है? अनूप 10। इसके अलावा हम बात करें दोस्तों, तो एक ऑफर चल रहा है। इस ऑफर का आपको क्या करना है? फायदा उठाना है। ऑफर क्या है मेरे दोस्त? ऑफर है कि आप अगर 12 महीने का प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, कब? 26 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच में, मतलब अभी 30 तारीख के पहले तक अगर आप लेते हैं, तो 12 महीने का जो फी 7,000 था, आपने क्या किया? कोड लगाया। क्या लगाया भैया? आपने कोड लगाया कि सर हम आपका कोड यूज करेंगे अनूप 10। जैसे ही आपने कोड लगाया तुरंत 6,300 हो गया,
ठीक है, एक फ़ायदा तो हुआ आपका 10% फ़ी ऑफ हो गया। दूसरा फ़ायदा क्या हुआ कि 12 महीने का कोर्स आपको चेंज हो गया, किस में, 14 महीने में, यानी कि 2 महीने आपको एक्स्ट्रा मिल गया। करना क्या है इसके लिए आपको, अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अभी तक आपने प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप पहले से प्लस का सब्सक्रिप्शन लिए हो और आपका सब्सक्रिप्शन जो है एक्सपायर होने वाला है, चाहे इस महीने हो चाहे अगले महीने 10-12 तारीख तक होने वाला हो, तो आपको लगता है चलो 10-12 दिन पहले अगर हम करा लेते हैं तो हमें 2 महीना एक्स्ट्रा मिल जाएगा, तो आपको क्या करना है कि एक नया मोबाइल नंबर जिसको आपने अनअकैडमी पर यूज नहीं किया और एक न्यू आईडी बनानी है आपको, और इन दोनों का आपको प्रयोग कर लेना है और इस कोड को आपको लगाकर आपको 14 महीने का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। तो इसका फ़ायदा उठाइए। चलिए स्टार्ट करें सेशन को। ठीक है, देखते हैं कौन कौन है। अभिषेक, स्वाति, अंजलि, प्रदीप। ठीक है, सभी का स्वागत, सभी का अभिनंदन। तो स्टार्ट करें। तो चलिए, पहला प्रश्न है, अपवाह प्रणाली की निम्नलिखित विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। ठीक है ना। अंतर्ग्रहित पर्वत प्रक्षेप, दूसरा गोखुर झीलें, तीसरा नदी भृगु, चौथा क्षिप्रिका और झरना। उपयुक्त में से कौन से अपवाह प्रणाली यानी कि ड्रेनेज पैटर्न के मध्य जल मार्ग में पाए जाते हैं, है ना। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। चलिए, आपका समय शुरू हो गया। रूबी रानी, गुड आफ्टरनून। अंजलि पांडे कह रही है सी, स्वाति पचौरी सी, रूबी रानी बी। क्या है राइट आंसर? दोस्तों, जिन्होंने कहा डी, किसी का उत्तर नहीं है। डी जो है राइट आंसर है। डी यानी कि अंतर्ग्रहित पर्वत प्रक्षेपण और क्षिप्रिका और झरने जो है ये राइट आंसर है। ठीक है ना। तो ये आप देख रहे हैं कि आपका ये नदी प्रवाह आपको दिख रहा है, ड्रेनेज पैटर्न दिख रहा है। ठीक है, ये आपका अपर कोर्स है, ये मिडिल कोर्स है और लोअर कोर्स है। ठीक है, ये आपको दिख रहा है। ये नदियाँ जो हैं आपकी बह रही हैं, और नदियाँ जब आपके अपर कोर्स में जहाँ से बहना शुरू करेंगी वहाँ क्या बनाएंगी, आपका गॉर्ज बनाएंगी, रैपिड बनाएंगी, वाटरफॉल बनाएगी और रिवर कैप्चर बनाएंगे। ठीक है, ठीक है ना। दूसरे जब उस पे आएंगे तो नदियाँ जो मिडिल कोर्स में आएंगी, यानी कि जब आपके धरातल वाले क्षेत्र में आएंगी, है ना, जब मैदानी क्षेत्रों में उतर के आएंगी तो क्या करेंगे, इंटरलॉन्गिंग स्पर्स बनाएंगी, मेनांडर्स बनाएंगे और रिवर क्लिप्स बनाएंगे। ठीक है, और ये साथ में क्या करेंगे कि जो अवसाद हैं, देखिए यहाँ अपर कोर्स में क्या देख रहे हैं कि आप चट्टानों के भागों का क्या कर रहे हैं, इरोजन कर रहे हैं, उसका अपर्दन करते हुए दूसरे में क्या कर रहे हैं, उसको लेकर ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, उसको एक जगह से दूसरे स्थान पर लेके जा रहे हैं। और तीसरा जो है, जो लोअर कोर्स है, जहाँ नदी का बहाव जो है वो काफ़ी मंद पड़ जाता है, नदी का बहाव काफ़ी धीरे पड़ जाता है, उस क्षेत्र में हम देखें ठीक है ना, तो उस क्षेत्र में हम देखेंगे तो उस क्षेत्र में हमें क्या देखने को, हमें विशाखा त्रिपाठी। ठीक है ना। तो जब स्पीड क्या हो जाता है, स्लो, यानी कि नदी क्या है अपनी कौन सी अवस्था पे आ जाती है, प्रौढ़ अवस्था।
तो प्रौढ़ अवस्था पे आ जाती तो क्या करती है, अपने साथ जितने भी अवसादों का जो अपर्दन किया हुआ है उसको जो प्रवाहित कर अपने साथ जो लेकर आ रही है उसका क्या करती है, डिपोजिट करती है, इनका निक्षेप करती है अवसादों का, ठीक है ना। और जब निक्षेप करती रहती है तो वो जो क्षेत्र होते हैं वहाँ क्या बनता है, फ्लड प्लेन्स, ऑक्सबोलेट्स और डेल्टा का निर्माण करती है, ठीक है ना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां लैगून और पश्च जल में नहीं की जा सकती है, मत्स्य, धान की फसलों की सिंचाई, नेविगेशन। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। दोस्तों जिन्होंने कहा सी, यहाँ स्वाति पचौरी का, विशाखा त्रिपाठी का उत्तर जो है सही आया है, सी जो है राइट आंसर है दोस्तों। और भारत में एक विशाल समुद्र तट है और तट रेखा कुछ राज्यों में बहुत अधिक विस्तृत है, ये भी हमें पता है। और जब तट रेखा विस्तृत है तो हम क्या देखते हैं, कई जगह भारत में हमें लैगून और झील जो हैं ये इन्हीं महासागरों के तट रेखा के आसपास देखने को मिलते हैं। खासकर कहाँ, केरल में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल के राज्यों में हमें लैगून और झीलों का जो है वो विशाल संसाधन देखने को मिलता है। इन जल निकायों में जल आमतौर पर क्या होता है, क्योंकि ये महासागर से आए हुए जल है इसलिए जल क्या होते हैं, आपके लवणीय जल होते हैं। तो लवणीय जो जल होंगे तो इसका उपयोग मत्स्य और धान की फसलों, नारियल आदि कुछ किस्मों की सिंचाई के लिए किया जाता है। तो जिन्होंने कहा सी यानी कि उपयोग सभी, वो सभी के उत्तर जो है वो क्या है आपका सही। अगला प्रश्न, गोल और सुवर्गित कण, वेल राउंडेड एंड वेल सॉर्टेड वाली तलछट यह संदर्भित करती है कि यह किसी निकट के जल स्रोत से आई है, उस स्थान पर निक्षेपित होती है जहां यह पाई जाती है, यह दूर के स्रोत क्षेत्र से अपवाहित हुई है, यह अपक्षय से प्रभावित नहीं हुई है। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है, ए, बी, सी या डी। चलिए देखते हैं राइट आंसर क्या है। प्रदीप, सी, रूबी, बी। तो दोस्तों जिन्होंने कहा
सी वो सभी के उत्तर जो हैं वो सही हैं। तलछट परिपक्वता समय अवधि को संदर्भित करती है और तलछट तलछटी चक्र में मौजूद है। स्वाभाविक रूप से हम बात करें तो परिपक्व तलछट में गोल और सुमौलित कण मौजूद होते हैं, चूंकि तलछट पर परिवहन के दौरान अपक्षय प्रक्रियाएं होती रहती है। इस प्रकार संरचनात्मक रूप से परिपक्व तलछट केवल सबसे स्थिर खनिजों से निर्मित होती है। तो जिन्होंने भी कहा सी वो सभी के उत्तर जो हैं वो सही हैं। अगला प्रश्न, वायुमंडल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी का 99% वायुमंडल पृथ्वी की सतह से 320 किलोमीटर की ऊंचाई तक सीमित है। दूसरा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रारंभिक वातावरण के प्रमुख घटक थे। आपको बताना कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। केवल एक, केवल दो, दोनों सही नहीं है या तो, ठीक है ना। ठीक है, तो दोस्तों जिन्होंने कहा सी और किसी के उत्तर सी नहीं आए, अच्छा आए हैं, विशाखा त्रिपाठी के उत्तर सी आए हैं। ठीक है, सी जो है राइट आंसर है। और वायु पृथ्वी के द्रव्यमान का एक अभिन्न हिस्सा है और वायुमंडल के कुल द्रव्यमान का लगभग 99% जो है वो पृथ्वी की सतह से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक सीमित है। यहाँ क्या लिखा है 320 किलोमीटर, कितना होगा 32 किलोमीटर। ठीक है, ऑक्सीजन प्रारंभिक वातावरण में अनुपस्थित था। ऑक्सीजन का वायुमंडलीय स्तर तब तक नहीं बढ़ा जब तक ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण की अच्छी तरह से स्थापित नहीं हो पाया या हो गया। ठीक है ना, तो आपको पता है जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तब ऑक्सीजन नहीं था। जैसे जैसे पृथ्वी पर वनस्पतियों का निर्माण हुआ, वनस्पति आए, वनस्पति के बाद प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हुई, ठीक है, तब हमें ऑक्सीजन देखने को मिला। ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन आपके था, है ना। अगला प्रश्न, महाद्वीपीय मग्नतट का निर्माण निम्नलिखित में से किन कारणों से होता है। ठीक है ना, महाद्वीपीय मग्नतट का निर्माण निम्नलिखित में से किन कारणों से होता है। पहला, समुद्र तल में वृद्धि से, महाद्वीप के एक हिस्से के जलमग्न होने से, नदियों द्वारा लाए गए अवसादी निक्षेपों से। आपको बताना है कि राइट कौन सा होगा। और विपुल पांडे एक बार रिफ्रेश कर लीजिए, बफरिंग हमारे पास नहीं हो रहा है और बफरिंग किसी और के पास भी हो रहा है क्या। मुझे लग रहा है विपुल जी आपका कुछ नेटवर्क इशू होगा, एक बार रिफ्रेश कर लीजिए आप। विशाखा प्रदीप ने कहा डी, यानी कि तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं। प्रश्न है, महाद्वीपीय मग्नतट का निर्माण निम्नलिखित में से किन कारणों से होता है। तो महाद्वीपीय मग्नतट के बारे में बात करें तो ये महाद्वीप, ये और ये वाला क्षेत्र, ठीक है ना, ये क्या हो गया आपका मग्न तट हो गया और ये क्या हो गया आपका मग्न ढाल हो गया। प्रश्न किस पे पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है मग्न तट यानी कि इस पे, है ना। तो देखते हैं
दोस्तों जिन्होंने कहा डी बिल्कुल सही है। महाद्वीपीय मग्न तट एक महाद्वीप का जलमग्न किनारा होता है जो कि एक मंद ढाल वाला एक मैदान का होता है जिसका विस्तार महासागर से होता है और इसकी ढाल 1 डिग्री से कम होती है। महाद्वीपीय मग्न तट की जो औसत चौड़ाई है वो लगभग औसत एवरेज की बात कर रहा है तो लगभग 80 किलोमीटर है। सबसे बड़ा महाद्वीपीय मग्न तट आर्कटिक महासागर में साइबेरिया मग्न तट है जिसकी चौड़ाई 1500 किलोमीटर है। मंद ढाल के कारण महाद्वीपीय मग्न तट समुद्र के स्तर में परिवर्तन प्रभावित होते हैं। मुख्य रूप से मग्न तट का जो निर्माण होता है वो किससे होता है? समुद्री तल में वृद्धि से। यानी कि समुद्र में जब जल का स्तर बढ़ेगा तो क्या करेगा? तटों को जलमग्न करेगा, है ना। तो समुद्र में जल स्तर की जो वृद्धि होगी तो मग्न तट जो होंगे वो क्या होंगे? बनेंगे। महाद्वीप का एक हिस्से के जलमग्न हो से, ठीक है। अब जैसे ही समुद्र में जल स्तर बढ़ेगा तो क्या होगा? महाद्वीप का एक हिस्सा जो है वो जल में डूबेगा। तीसरा, नदियों द्वारा लाए गए औषधि निक्षेप से। अब नदियां जो हैं अपने साथ जो औषधि निक्षेपों को ले जाकर कहाँ? महासागरों के और महाद्वीपों के बीच वाला स्थान जो है, ठीक है ना, जहां महाद्वीप और महासागर मिल रहे वहां जब निक्षेप करेंगे तो क्या होगा? यहां भी आपके बन जाएंगे क्या? रोनित वर्मा, गुड आफ्टरनून। यहां आपके बन जाएंगे महाद्वीपीय मग्न तट। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। भारत सरकार में विशिष्ट आपदाओं और प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली से संबंधित नोडल एजेंसियों के निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। सबसे पहला, चक्रवात, भारतीय मौसम विभाग। सुनामी, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र। बाढ़, केंद्रीय जल आयोग। भूस्खलन, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। नेहा पांडे, गुड आफ्टरनून। ठीक है, तो दोस्तों जिन्होंने कहा डी वो सभी के उत्तर जो हैं वो सही हैं। 1 2 3 4 जो है, यानी कि चक्रवात जो है भारतीय मौसम विभाग, सुनामी जो है भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र, बाढ़ जो है केंद्रीय जल आयोग और भूस्खलन भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण। ठीक है, तो आपदा चेतावनी पर गृह मंत्रालय के द्वारा जो जारी दिशा निर्देश हैं उसके अंतर्गत, ठीक है ना, ये सारा है। भूस्खलन, हिमपात और हिमस्खलन अध्ययन के लिए हिमस्खलन और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के लिए उष्ण और शीत लहरों के लिए प्रारंभिक चेतावनी जारी करने के लिए भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण को नोडल एजेंसी के रूप में चिन्हित किया गया है। ठीक है ना। अगला प्रश्न, अच्छा इसका नंबरिंग थोड़ा सा मैं सही कर दूं, फिर प्रश्न करता हूं। ठीक है ना, इस पे आ जाइएगा। भारत में सूखा प्रबंधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में सूखे की कोई एक कानूनी रूप से स्वीकृत परिभाषा नहीं है। दूसरा, सूखे का जोखिम मूल्यांकन और जोखिम प्रबंधन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के दायरे में आता है। तीसरा, केंद्र सरकार को किसी क्षेत्र को सूखा प्रभावित घोषित करने का अंतिम अधिकार है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है?
ठीक है। तो दोस्तों जिन्होंने कहा ए, वो सभी के उत्तर जो है वो सही हैं, और किसी का ए नहीं नज़र आ रहा। अमरजीत सिंह, गुड आफ्टरनून। किसी ने ए नहीं कहा, सबने सी कहा। क्यों भैया? ये जो है वो आपका राइट आंसर है। और आमतौर पर सूखों को एक विस्तारित अवधि में आमतौर वर्षा की कमी के रूप में जाना जाता है, जो कि मौसम जिसके परिणाम से जल की कमी होने से वनस्पति, जानवर या लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। भारत में सूखे की कोई एक कानूनी रूप से स्वीकृत परिभाषा नहीं है, और कुछ राज्यों ने सूखे के लिए अपनी परिभाषा विकसित की है। राज्य सरकार किसी क्षेत्र को सूखा प्रभावित घोषित करने का अंतिम अधिकार राज्य सरकार के पास है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सूखे को निश्चित रूप से आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 2D के तहत परिभाषित आपदा की परिभाषा में शामिल किया जाना चाहिए। चूंकि सूखा एक आपदा है, तो इसके जोखिम मूल्यांकन और जोखिम प्रबंधन के साथ साथ सूखे का संकट प्रबंधन पूरी तरफ से आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के दायरे में आता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के तहत निम्नलिखित में से किन आपदाओं का प्रबंधन शामिल है? शहरी बाढ़, हीट वेव, परमाणु और रेडियोलॉजिकल आपदा, रासायनिक और जैविक खतरा। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। अमरजीत, प्रदीप, अमित शर्मा। डी, दो लोगों ने, अमित ने कहा सी। रूबी रानी सी। चलिए देखते हैं दोस्तों, जिन्होंने कहा डी, और यहाँ अमरजीत और प्रदीप कुमार के उत्तर केवल सही है। डी जो है राइट आंसर है। और 23 दिसंबर 2005 को भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम को अधिनियमित किया था, जिसमें प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA और संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के निर्माण की परिकल्पना की गई थी, जो भारत में आपदा प्रबंधन के एक समग्र और एकीकृत दृष्टिकोण को लागू करता है। ठीक है ना। तो कौन कौन से आपदाओं का ये प्रबंधन करता है, इस पर अगर हम बात करें तो भूकंप, बाढ़, भूस्खलन, चक्रवात, सुनामी, शहरी बाढ़, हीटवेव। मानव निर्मित आपदाएं कौन से हैं? परमाणु और रेडियोलॉजिकल आपदा, रासायनिक आपदा और जैविक आपदा। ठीक है। अगला प्रश्न, हीट वेव मतलब लू, जो अभी थोड़े दिन में शुरू होने वाला है। राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष HDRF के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। HDRF यानी कि राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष का गठन 14वें वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर किया गया था। केंद्र सरकार HDRF में 50% का योगदान करती है और शेष 50% राज्य सरकार प्रदान करती है। ठीक है। राज्य सरकार स्थानीय आपदाओं के शिकार लोगों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए HDRF के तहत उपलब्ध धन का उपयोग कर सकती है, जिसे राज्य में स्थानीय संदर्भ में आपदा मानते हैं। इनमें से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है।
फटाफट उत्तर दीजिए। विशाखा। रूबी रानी। प्रदीप, अमरजीत, अमित शर्मा। ये सारे प्रश्न जो हैं ये सब एनसीईआरटी, आप लोग एनसीईआरटी को दबा के दोहराइए और साथ में करंट इशू, करंट अफेयर्स और साथ में एनसीईआरटी अगर आप करते रहोगे, है ना, तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स, मैं प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ, फिर से मैं आपसे कह दे रहा हूँ, प्रीलिम्स कोई नहीं रोक सकता, चाहे यूपी पीसीएस हो चाहे यूपीएससी हो, ज़्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं। लेकिन जब कंप्लीट एग्जामिनेशन की बात करें, मेंस की हम बात जब करेंगे, तो आपको डिटेल के लिए तो भैया प्लस की क्लासेस में आना ही होगा। और प्लस के लिए आपको क्या करना होगा, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा, उस पर यूपी पीसीएस सर्च करना होगा, यूपी पीसीएस में मैनेज गोल में जाना हो, मतलब यूपी पीसीएस सर्च कर गेट सब्सक्रिप्शन, 1 साल या 2 साल का कोड यूज करो, ठीक है ना, और 1-2 साल का आप सब्सक्रिप्शन लो, और कोड क्या यूज करना है, ये कोड यूज करना है। तो भैया ये जैसे ही कोड आप यूज करोगे अनूप 10, तो अनूप 10 कोड यूज करते एक तो पहले आप गुरुजी को कोड में के माध्यम से हमसे जुड़ जाओगे, पहली चीज़। और दूसरी जो चीज़ है, ठीक है ना, कि सानिध्य में जब रहोगे तो उद्धार जरूर होगा। तो दोस्तों जिन्होंने कहा बी, वो सभी के उत्तर सही हैं, बी जो है वो राइट आंसर है। और एसडीआरएफ का गठन जो है वो प्रत्येक राज्य के द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधान के तहत किया गया था, और इसका गठन 13वें वित्त आयोग ना कि 14वें के सिफारिशों के आधार पर किया गया था। अनुदान के बारे में बात करें दोस्तों, तो यहाँ केंद्र सरकार सामान्य श्रेणी के राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को एसडीआरएफ का जो आवंटन है वो 75% और विशेष श्रेणी के राज्यों का 90% करती है। इसके प्रमुख के बारे में बात करें दोस्तों, तो मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य कार्यकारी समिति जो है वो एसडीआरएफ के तहत राज्य राहत व्यय में वित्त पोषण संबंधित सभी मामलों का निर्णय लेने के लिए अधिकृत। एसडीआरएफ के अंतर्गत शामिल आपदा चक्रवात, सूखा, भूकंप, आग, बाढ़, सुनामी, ओलावृष्टि, भूस्खलन, हिमस्खलन, बादल का फटना, कीट हमला, फ्रॉस्ट और शीतलहर, ठीक है ना। स्थानीय आपदा के बारे में बात करें दोस्तों, तो राज्य सरकार की स्थानीय आपदाओं से ग्रसित लोगों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए एसडीआरएफ के तहत उपलब्ध धन का 10% तक का उपयोग कर सकते हैं, जिसे वे राज्य के में स्थानीय संदर्भ में आपदा मानते हैं, तथा वे आपदा गृह मंत्रालय की आपदाओं की अधिसूचित सूची में शामिल नहीं है। वे इस शर्त के अधीन है कि राज्य सरकार ने राज्य विशिष्ट प्राकृतिक आपदाओं की सूचीबद्ध किया और राज्य प्राधिकरण यानी कि राज्य का कार्यकारी समिति की मंजूरी के साथ ऐसी आपदाओं के लिए स्पष्ट और पारदर्शी मानदंड तथा दिशा निर्देश अधिसूचित किए गए हैं। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष यानी कि एनडीआरएफ के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, एनडीआरएफ को भारत सरकार के लोक लेखा में ब्याज रहित आरक्षित निधि के अंतर्गत रखा गया है। दूसरा कथन, सभी आपदाओं के लिए राहत गतिविधियों की निगरानी गृह मंत्रालय द्वारा की जाती है। तीसरा कथन, इस कोष का गठन किसी संकटपूर्ण आपदा स्थिति में आपातकालीन प्रतिक्रिया, राहत और पुनर्वास के लिए व्यय को पूरा करने के लिए किया गया है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। पल्लवी जायसवाल, प्रदीप, हट जाते हैं भाई, नहीं तुम लोग सर साइड हटो, मैसेज लिखते हो।
चलो देखते हैं राइट आंसर क्या है, क्योंकि सी और बी के बीच में भैया आप लोग हैं कंफ्यूज। तो देखते हैं दोस्तों, जिन्होंने कहा बी वो सभी के उत्तर जो है वो सही हैं, बी जो है वो राइट आंसर है। और एनडीआरएफ की स्थापना आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 46 के अंतर्गत की गई और इस कोष का गठन किसी संकटपूर्ण आपदा स्थिति में आपातकालीन प्रतिक्रिया राहत पुनर्वास के व्यय को पूरा करने के लिए किया गया। इसका प्रबंधन केंद्र सरकार के द्वारा किया गया। अब एक चीज़ जानिए, इस समय आपदा आया हुआ है क्या, क्योंकि इस समय कानून क्या लगा, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत इस समय कार्य हो रहा है ना। लेकिन इस पर भी बात हुई, अब पीएम केयर फंड बना ना पीएम केयर फंड, तो इस पर भी विवाद हो रहा है कि भैया जब पहले से आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत आपदा फंड था, ठीक है ना, तो फिर ये पीएम केयर फंड बनाने की क्यों जरूरत पड़ी, ठीक है। इसके अलावा इस कोष के द्वारा गंभीर प्राकृतिक आपदाओं के मामले में तत्काल राहत प्रदान करने हेतु राज्यों के राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। डिजास्टर मैनेजमेंट अधिनियम प्राकृतिक या मानव निर्मित कारणों से उत्पन्न किसी दुर्घटना में किसी क्षेत्र में तबाही, दुर्घटना, आपदा, गंभीर घटना या दुर्घटना या लापरवाही को आपदा के रूप में परिभाषित करता है, जिसके परिणाम स्वरूप जीवन या मानव संपत्ति या पर्यावरण को पर्याप्त नुकसान होता है, ठीक है ना। तो एनडीआरएफ की राशि केवल आपातकालीन प्रतिक्रिया राहत पुनर्वास के खर्चे को पूरा करने के लिए खर्च की जा सकती है। शमन उद्देश्य से संबंधित परियोजना के लिए अर्थात आपदा के जोखिम प्रभाव या प्रभाव को कम करने के उपायों के उद्देश्य के लिए राष्ट्रीय आपदा शमन निधि नामक एक अलग कोष का गठन किया गया। एनडीआरएफ को भारत सरकार के लोक लेखा में ब्याज रहित आरक्षित निधि के अंतर्गत रखा गया है। कृषि मंत्रालय के तहत कृषि और सहकारिता विभाग सूखे, ओलावृष्टि, कीटों के हमले और शीतलहर से जुड़ी आपदाओं के लिए राहत गतिविधियों की निगरानी करता है, जबकि प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी गृह मंत्रालय के द्वारा की जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये रहा आज का ये सेशन और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को पसंद आया होगा। इसके बाद 4:30 बजे स्पेशल क्लास है, फिर 6:30 बजे स्पेशल क्लास है। 4:30 बजे जो स्पेशल क्लास है वहाँ हम करंट अफेयर्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में मिलेंगे और 6:30 बजे जो स्पेशल क्लास है वहाँ ज्योग्राफी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में मिलेंगे। तो चलिए वहाँ मुलाकात होगी, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।